वेलकम बैक टू टेक्स साथी। आज की इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 26 एएस के नए सेक्शन एसएफटी के बारे में। एसएफटी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन इसे बनाता है, क्या रिपोर्ट होता है, किसको रिपोर्ट होता है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट होता है वो अब कैसे हमारे 26 एएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे, आपके रिटर्न ऑफ इनकम पे। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पे रिपोर्ट हो सकते हैं, क्या आपका प्रोसीजर्स रहेगा और कैसे आपको रिकंसाइल करना है फॉर्म 26 एएस को और किन किन बातों का अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं इन वीडियोस की पीपीटी और पीडीएफ शेयर कर सकती हूँ। साथ में आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। यहाँ पे एक परफॉर्मा खोल लिया है जो कि 26 एएस के नए फॉर्मेट का है, जिसमें पार्ट ए के अंदर जो भी आपका टीडीएस डिटेल जो डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आती है। पार्ट A1 के अंदर जो भी आपका 15G और 15H के लिए जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका पार्ट A1 में आएगा। A2 के अंदर अगर आपका सेल किया है आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पे आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 194 IA के अंदर। IB के अंदर अगर आपका रेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो, या फिर आपने रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल को अंडर सेक्शन 194M के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल आपकी पार्ट A2 के अंदर आएगी। पार्ट B के अंदर जो भी आपका टीसीएस कलेक्ट किया गया है उसकी डिटेल रहती है। पार्ट C की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो आपने टैक्स पे किया है अदर देन टीडीएस और टीसीएस तो उसकी डिटेल यहाँ पे रहेगी। उसके बाद आपके पार्ट डी के अंदर अगर आपका रिफंड आता है तो उसकी डिटेल आपकी पार्ट डी के अंदर रहेगी। जो कि आपका इनकम टैक्स रिफंड आया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे रहेगी, कितना इंटरेस्ट है, कब पेमेंट हुआ, रिमार्क्स अगर रहता है तो वो सब। उसके बाद पार्ट ई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसी सेक्शन पे हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट ई जो कि है एसएफटी ट्रांजैक्शन। इसके लिए नीचे आपको एक नोट भी दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा गया है कि जो एसएफटी ट्रांजैक्शन के फाइलर हैं, स्पेसिफाइड एंटिटीज है, उनको फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 31 मई तक वो रिटर्न जो है फाइल कर देना है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को, ताकि जो है वो 26 एएस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। अब हम चलते हैं एसएफटी ट्रांजैक्शन के सेक्शन पे। इनकम टैक्स के अंदर एसएफटी ट्रांजैक्शन की बात करता है सेक्शन 285BA। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 285BA को, जिसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन और कौन कौन से पर्सन यहाँ पे जो रिपोर्ट करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वो सारी बातें यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं सेक्शन 285BA को। 285BA किसकी बात करता है? ये बात करता है ऑब्लिगेशन टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट। यानी कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना है और कब करना है, कितनी अमाउंट तक करना है, कौन से क्लास ऑफ पर्संस के लिए करना है, वो सारी बातें ये सेक्शन बताता है। उसके बाद हम देखेंगे रूल 114E को, जो कि प्रिस्क्राइब करता है लिमिट को। तो 285BA में कौन से क्लास ऑफ पर्सन यहाँ पे नोटिफाइड है? एनी पर्सन बीइंग एन एसएससी, आपके कोई भी ऑफिसर जो कि आपका प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट का, या लोकल अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी और आपका एसोसिएशन, या रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंटेड है, पोस्ट मास्टर जनरल जो कि पोस्ट ऑफिस एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंटेड है, कलेक्टर हो गया, आपका रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आरबीआई का कोई ऑफिसर हो गया, या आपकी हो गई डिपॉजिटरी। तो ये सारे नोटिफाइड पर्सन हैं। साथ में यहाँ पे जो है और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, और ऐसे पर्सन जिनको गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट प्रिस्क्राइब करती है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? रजिस्टर करने के लिए, मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे कोई भी अदर रिकॉर्ड्स जो कि रेलेवेंट है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उनके लिए उनको क्या है, फॉर द टाइमिंग इन इनफोर्स एनी लॉ, यानी किसी भी लॉ के अंदर उनको रजिस्टर
करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ये डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड रखना, ये उनके लिए जब वो अपॉइंटेड है तो उनको यहाँ पे स्पेसिफाइड मैनर के अंदर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए रिपोर्टेबल अकाउंट, तो उनको रिपोर्ट करना होता है। और किसको रिपोर्ट करेंगे? ये रिपोर्ट करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी को या कोई अदर अथॉरिटी और एजेंसी एज मे बी प्रेस्क्राइब। और यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि कोई भी लॉ के अंदर, अंडर एनी लॉ के अंदर, अगर वो पर्सन अपॉइंटेड है रजिस्टर करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, तो वो जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पे बताए गए हैं उनको रिपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। बहुत देर से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। तो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए सबसेक्शन 3 यहाँ पे बोलता है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी, राइट और इंटरेस्ट इन ए प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, या उसमें आपको कोई राइट है जो कि आप ट्रांसफर करते हैं या उसको सेल करते हैं, इंटरेस्ट है उसको आप ट्रांसफर करते हैं, तो वो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपका आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन जो कि सर्विसेज दे रहे हैं, रेंडरिंग एनी सर्विसेज, तो वो भी आपकी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है। या आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो भी आपका स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। और सबसे मेन चीज जो कि है लोन और डिपॉजिट का, अगर आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं और स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होने पे वो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो अब यहाँ पे रिपोर्ट कौन करेगा? तो उसमें बताया गया प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में बी प्रेस्क्राइब्ड different value for different transaction in respect of different person having रिगार्ड टू नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या बताया गया कि बोर्ड यहाँ पे नोटिफाई करेगा डिफरेंट वैल्यू, यानी कि वैल्यू जो है वो सेट करेगा डिफरेंट ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हमने ऊपर पढ़े हैं उसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शन को नोटिफाई करेगा। साथ में डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन जिनके लिए ये एप्लीकेबल होगा उनको भी नोटिफाई करेगा। तो इसका नोटिफिकेशन जो है रूल 114E के अंदर नोटिफाई किए गए हैं। तो अब हम चलते हैं रूल 114E पे और उसमें देखते हैं कि कौन से क्लास ऑफ पर्संस और क्या लिमिट यहाँ पे प्रेस्क्राइब की गई है। यहाँ पे रूल जो है इनकम टैक्स रूल का 114E क्या बात करता है? आपका बात करता है फर्निशिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जो स्टेटमेंट फर्निश होंगे वो इसी रूल के अंडर होंगे। तो इसमें सब रूल 1 बोलता है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड टू फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 285BA, जो कि हमने देखा कि उसमें क्लास ऑफ पर्संस नोटिफाइड थे जिनको रिपोर्ट करना होता है, जिनको स्टेटमेंट यहाँ पे फर्निश करना होता है। ऑफ द एक्ट शैल बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर इन फॉर्म 61A। तो फॉर्म 61A के अंदर वो रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको फॉर्म 61 के बारे में डिटेल में एक वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं शैल बी वेरीफाइड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर इंडिकेटेड देयरइन। अब बात करते हैं सब रूल 2। सब रूल 2 बोलता है द स्टेटमेंट रेफर्ड इन सब रूल 1 शैल फर्निश्ड एवरी पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम 3। तो अब हम जब ये टेबल देखेंगे इसमें कॉलम 3 जो है उसमें मेंशन पर्सन वो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्निश करेगा। द टेबल बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एंड नेचर वैल्यू स्पेसिफाइड इन कॉलम 2। जो कॉलम 2 के अंदर जो नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कॉलम 3 के अंदर मेंशन पर्सन है वो रिपोर्ट यहाँ पे करेंगे अंडर प्रोविजन ऑफ सब रूल 3 विच आर रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड बाय हिम ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2016। तो ये एसएफटी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो इम्प्लीमेंट हुआ था आपका फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2016 से। तो यहाँ पे अब हम टेबल देखते हैं जिसमें स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को नोटिफाई किया गया है। तो सबसे पहले कौन रिपोर्ट करेगा यहाँ पे वो देखते हैं। ये ट्रांजैक्शन जो कि कॉलम 1 के अंदर मेंशन है, तो ये ट्रांजैक्शन जो कि सीरियल नंबर 1 के अंदर मेंशन है उनको कौन रिपोर्ट करेगा? बैंकिंग कंपनी करेगा, कॉर्पोरेटिव बैंक करेगा, आपका बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग गवर्न है। तो अब इसमें 3 तरह के ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन बोलता है कि आपका अगर पेमेंट हुआ है इन कैश
और ये कैश जो हुआ है पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट को परचेज करने के लिए हुआ है, पे ऑर्डर के परचेज करने के लिए हुआ है, या कोई बैंकर्स चेक के लिए हुआ है जिसका अमाउंट एग्रीगेट है 10 लाख रुपीज या उससे ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कॉलम बी यहाँ पे बोलता है, पॉइंट नंबर बी बोलता है पेमेंट मेड इन कैश aggregating to 10 lakh rupees or more during the financial year for the purchase of prepaid instrument issued by RBI under section 18 of Payment and Settlement System Act 2007। यानी कि जो पेमेंट हुआ है कैश के अंदर हुआ है 10 लाख या उससे ज्यादा हुआ है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जो कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 18 के आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है और सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हुआ है, या आपका कैश डिपॉजिट होता है या कैश विड्रॉल होता है, और जो कि है इंक्लूडिंग बियरर चेक, यानी कि जो बियरर चेक है उसको भी इंक्लूड किया गया है, एग्रीगेटिंग टू 50 लाख रुपीज और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट। यानी कि ये ट्रांजेक्शन जो है नॉर्मल इंडिविजुअल अगर उसका करंट अकाउंट है और वो अपने बिजनेस के अंदर कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, और जिसमें बियरर चेक को भी इंक्लूड किया गया है, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा बैंकिंग कंपनी, बैंक्स और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो ये थर्ड पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर सी है वो आपके नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे बताया गया है कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर in one or more account other than a current account or time deposit account of a person। यानी कि टर्म डिपॉजिट और करंट अकाउंट के अलावा आपने अगर कैश डिपॉजिट करवाया है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक के अंदर अगर आपका 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा आपका कैश डिपॉजिट है, तो आपके यहाँ पे बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, बैंकिंग रेगुलेशन, कोई भी बैंक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग कंपनी है, वो यहाँ पे रिपोर्ट करेगी किसको, इनकम टैक्स अथॉरिटी। जो अथॉरिटीज हमने पढ़ी थी उन सारी अथॉरिटीज को यहाँ पे रिपोर्ट करेगा कैश डिपॉजिट हुआ है इस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट के अंदर। और साथ में यहाँ पे बैंक के साथ इंक्लूड किया गया है पोस्ट मास्टर को, यानी कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर भी कैश डिपॉजिट करवाया है तो वो भी आपका रिपोर्ट होगा। थर्ड पॉइंट है जो कि बात करता है वन और मोर टाइम डिपॉजिट, यानी कि टर्म डिपॉजिट आपने जो करवाया है अदर देन ए टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल और अनदर टाइम ऑफ डिपॉजिट। यानी कि अगर आप सिंगल अमाउंट या आपके लम सम अमाउंट मल्टीपल टर्म डिपॉजिट के अंदर करवा रहे हैं, उसमें रिन्यूअल को एक्सक्लूड किया गया है, और दूसरे टाइप ऑफ रिन्यूअल अगर आपने सेकंड टाइम उसको रिन्यू करवा के उस एफडी को आपने किया है तो वो यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है ऑफ ए पर्सन एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पे एक अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे मल्टीपल डिपॉजिट कराओ, एग्रीगेट अमाउंट अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपका यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा बैंकिंग कंपनी, कॉर्पोरेटिव बैंक, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, पोस्ट मास्टर। तो यहाँ पे आप चाहे कहीं पे भी एफडीआर करवाओ या टर्म डिपॉजिट करवाओ, अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। इसमें निधि को भी इंक्लूड किया गया है, जो निधि कंपनी है, और एनबीएफसी को भी इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4 जो कि बात करता है पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 1 लाख रुपीज और मोर इन कैश। यानी कि 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर पेमेंट होता है टू एनी पर्सन, अगर आपका पेमेंट किया जा रहा है, या 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा बाय एनी अदर मोड अगेंस्ट बिल रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर क्रेडिट कार्ड इशू टू दैट पर्सन इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो आपका 10 लाख रुपए से ज्यादा भी अगर क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में, वन और मोर क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में पेमेंट होता है, तो यहाँ पे कौन रिपोर्ट करेगा, बैंकिंग कंपनी करेगा, बैंक्स करेगा, कॉर्पोरेटिव आपका बैंक्स करेगा, या आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि, या कोई अदर कंपनी या इंस्टीट्यूशन जिसने क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इशू किया है। तो ये सारे पर्सन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे उसको रिपोर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे बात करता है रिसिप्ट
of any person of an amount aggregating to 10 lakh rupee or more in a financial year for acquiring bonds or debenture issued by the company or institution other than the amount received on account of renewal of bond or debenture issued by दैट कंपनी। यानी कि यहाँ पे जो मेनली जो टाइम लिमिट, यहाँ पे वैल्यू लिमिट जो सेट की गई है वो की गई है 10 लाख। तो चाहे वो आपकी सेविंग बैंक में हो, टर्म डिपॉजिट के अंदर हो, क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट हो, या आपके कोई भी बॉन्ड्स और डिबेंचर को एक्वायर करने के अगेंस्ट में हो, तो उस केस में आपकी ये रिपोर्टिंग की जाएगी। रिपोर्टिंग पर्सन जो होगा, जो कि कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है जो इशू कर रही है बॉन्ड्स और डिबेंचर। उसके बाद यहाँ पे होगा रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट 10 lakh or more in a financial year for acquiring any shares of a company और शेयर एप्लीकेशन मनी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और इसमें करेगा कंपनी जो इशू कर रही है शेयर, उसको रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद बाईबैक अगर आपका हो रहा है 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो जो कंपनी यहाँ पे बाईबैक कर रही है और जो कंपनी लिस्टेड है यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे परचेजिंग इट्स ओन शेयर, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करेगी। उसके बाद आता है आपका म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोई भी पर्सन यहाँ पे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, एक्वायर करता है म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को और वन और मोर म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे जो ट्रस्टीज हैं म्यूचुअल फंड्स के या आपके म्यूचुअल फंड्स का जो मैनेजिंग अथॉरिटी है वो यहाँ पे रिपोर्ट करेगा उस पर्सन का नाम। और उसके बाद आता है आपका, अगर आपने सेल किया है फॉरेन करेंसी को इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट ऑफ सच करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज कार्ड एक्सपेंसेस एंड इन सच करेंसी थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड थ्रू इश्यू ऑफ ट्रैवलर चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि एग्रीगेट है 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो जो ऑथोराइज्ड पर्सन है फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेगा, उस पर्सन का नाम रिपोर्ट करेगा। फिर बात आती है यहाँ पे, अगर आपने प्रॉपर्टी के अंदर डीलिंग की है, चाहे वो परचेज हो या सेल हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और जिसकी लिमिट यहाँ पे है 30 लाख रुपी और उससे ज्यादा, तो आप यहाँ पे स्टैंड वैल्यूएशन अथॉरिटी जो कि 50C के अंदर रेफर्ड है, जो लिमिट है उससे ज्यादा है 30 लाख या उससे ज्यादा, तो जो इंस्पेक्टर जनरल है या रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग या जो रजिस्ट्रार है या आपका सब रजिस्ट्रार है वो उस पर्सन का नाम यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। उसके बाद आता है, अगर आप रिसीव करते हैं कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹5 लाख ₹2 लाख, तो 2 लाख से ज्यादा अगर आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव करते हैं तो इसमें कौन सा पर्सन यहाँ पे लाइबल है। पॉइंट नंबर 11 जो नॉर्मल केस में सभी पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसमें आपका लिखा गया है, आपको ध्यान से समझना है, रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर सेल बाई एनी पर्सन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एनी नेचर। यानी कि अगर आप पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, तो वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। किसके अंदर, 44AB के अंदर आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। अब बात आती है आपका कैश डिपॉजिट। अगर आपने 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के अंदर आपने कैश डिपॉजिट करवाया है, तो उसके लिए भी अलग से प्रोविजन जो यहाँ पे है वो रखे गए हैं। तो मैं इनको रीड आउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हर पर्सन के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। या आपने कैश डिपॉजिट करवाया 1 अप्रैल से लेकर 9 नवंबर 2016 तक, जो कि टाइम लिमिट अभी तक पास हो चुकी है, तो यहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शन जो है बैंक और पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। अब बात आती है कि ये रिपोर्ट जो होगी, सब रूल 3 क्या बोलता है, द रिपोर्टिंग पर्सन मेंशनिंग इन कॉलम 3 जो हमने डिस्कस किया अंडर सब रूल 2 shall while aggregating the amount of determining the threshold for the reporting in respect of any person as specified in column 2, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे करेगा, जो कॉलम 3 के अंदर मेंशन पर्सन है वो सारे एग्रीगेट करेगा सारे अकाउंट्स को जो कि सेम नेचर है, उनका जो अमाउंट है उसको डिटरमाइन करेगा, उसका एग्रीगेट वैल्यू उसका सेम नेचर जो है वो डिटरमाइन करेगा और कंसोलिडेट करके उसके बेसिस पे अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर रहे हैं तो उनको रिपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा।
तो इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि कौन से पर्सन एसएफटी के लिए लाइबल है, कौन से स्टेटमेंट उनको फर्निश करना है, क्या क्या टाइम लिमिट है। आशा है इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपके रिपोर्ट होते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी को, और अब वो आएंगे 26 AS के अंदर। तो आपको कैसे रिकंसिलिएशन करना है अगर आपको जानना है तो ट्यूनिंग करते रहिए मेरे चैनल पे। टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।